नमस्कार, मैं संतोष सिंह एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसेनगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप और हम मिलकर के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने अर्थशास्त्र का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, इसका थोड़ा परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं। अर्थशास्त्र जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र से। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है धन और शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है अध्ययन। यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर जो अर्थशास्त्र विषय है उसके अंतर्गत धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। धन से संबंधित जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब अपने बात करते हैं अर्थशास्त्र के जनक की। अर्थशास्त्र का आधुनिक जनक, अर्थशास्त्र का आधुनिक जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का आधुनिक जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की 1776 के अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, जिसके अंदर सर्वप्रथम सबसे पहले एडम स्मिथ ने धन से संबंधित यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित अपने विचार प्रतिपादित किए। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है या माना जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार जो अर्थशास्त्र विषय है वो धन का विज्ञान है। कहने का मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र के अंदर जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां हैं उनका विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता है। अब अपने बात करते हैं कि अर्थशास्त्र जो शब्द है सर्वप्रथम सबसे पहले इसका प्रयोग कब और किसने किया था। अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1890 ईस्वी के अंदर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया। अर्थशास्त्र का जो जनक है वो तो एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र जो शब्द है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 ईस्वी के अंदर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया। अब अपने देखते हैं जो इकोनॉमिक्स है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। अगर अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें परिभाषा, अर्थ अपने समझ चुके हैं, अब अपने बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा की। तो अर्थशास्त्र क्या है, जो इसकी परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण
वह राजस्व का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी सेवा हो, शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो उसका प्रोसेस है, उसके प्रोडक्शन से लेकर के उसकी रेवेन्यू तक का जो प्रोसेस है, उसका व्यापक अध्ययन अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार। तो सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी सेवा हो, उसका उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर के उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व की जो प्रक्रिया है, लास्ट जो राजस्व तक की प्रक्रिया है, उसका इसके अंतर्गत व्यापक अध्ययन किया जाता है। अब अपने बात करते हैं इकोनॉमिक्स की जो दो मुख्य शाखाएं हैं उनकी बात करते हैं। अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा जाता है। एक शाखा का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी शाखा का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग 1890 में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1890 के अंदर किसने किया था? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की जो दो मुख्य शाखाएं हैं, और अर्थशास्त्र को इन दो व्यष्टि और समष्टि शाखाओं में बांटने का कार्य 1933 के अंदर 1933 के अंदर किसने किया था? रेगनार फ्रिश ने। रेगनार फ्रिश के द्वारा अर्थशास्त्र को मुख्य मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया। एक शाखा थी व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी शाखा का नाम था समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है, देखिए ध्यान देने योग्य बात ये है कि अर्थशास्त्र का जो जनक अपने पढ़ा है वह एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किसने किया था? 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो माना जाता है रेगनार फ्रिश को। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसको माना जाता है? रेगनार फ्रिश को। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो माना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को, J.M. किन्स को। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अर्थशास्त्र का जो जनक है वो माना जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र शब्द का सबसे प्रथम यानी कि पहली बार प्रयोग 1890 में किया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है रेगनार फ्रिश को माना जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो माना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। और अर्थशास्त्र को इन दो मुख्य शाखाओं में बांटने का कार्य व्यष्टि और समष्टि में ये भी किसने किया था? 1933 के अंदर रेगनार फ्रिश के द्वारा। अब अपने व्यष्टि और समष्टि के बारे में थोड़ा सा व्यापक विस्तृत अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को जो 1933 में रेगनार फ्रिश के द्वारा दो भागों में बांटा गया, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। उनमें से अपने सबसे पहले देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो होता है सूक्ष्म इकाइयों से। सूक्ष्म इकाइयों से यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी बातों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे एक वस्तु की कीमत, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता,
ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सभी के अंदर एक्टिविटियां अलग अलग है, लेकिन सभी के अंदर क्या है, कितनी कितनी इकाइयों को शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है, मात्र केवल एक एक को। कैसा अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत? सूक्ष्म यानी कि छोटे लेवल पर, छोटे स्तर पर इसका जो है अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो है व्यापक स्तर से, बड़े लेवल से, बड़े स्तर से इसका जो है संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक वस्तु की कीमत का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करते हैं? सामान्य मूल्य स्तर का। सामान्य मूल्य स्तर का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिससे क्या अपने को क्या प्राप्त होता है? एक नॉर्मल जो प्राइस लेवल है वो प्राप्त होता है। दूसरी चीज इसके अंदर आती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपने क्या करते हैं? एक ही फर्म का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपने बहुत सारी फर्मों के योगों या समूहों का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर आती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मान लीजिए कि मात्र एक ही उद्योग का अध्ययन होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत सारे जो उद्योग होते हैं उन उद्योगों का अध्ययन किया जाता है, या उद्योगों के संगठन जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता के जो समूह होते हैं, उपभोक्ताओं के जो समूह होते हैं, बहुत सारे उपभोक्ताओं को इकट्ठा करके अध्ययन किया जाता है। अब अपने देखते हैं कि व्यष्टि और समष्टि का थोड़ा सा अपने जो पढ़ चुके हैं, परिचय इसके बारे में अपने थोड़ा सा जान चुके हैं। अब अपने पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है कि व्यापक स्तर पर इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसके जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग, ये सब चीजें अपने किसके अंदर पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब इन सब बातों को पढ़ने से पहले अपने को यह समझना जरूरी है कि समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता महसूस क्यों की गई। तो सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसके पीछे दो मुख्य रीजन माने जाते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपूर्णता। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपूर्णता, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपूर्णता। दूसरा रीजन अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपूर्णता, इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म, उद्भव या विकास क्यों हुआ? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी चीजों को शामिल करना इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र की जो आवश्यकता वो महसूस की गई। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति के लिए, जो क्या है, एक व्यक्ति के लिए तो क्या है, सही है, अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर उसी बात को अपने पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, तो वो बात सही नहीं है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत जो बचत है, व्यक्तिगत जो बचत करना वो एक अच्छी बात है, यानी कि एक व्यक्ति जो बचत करता है वो उसके लिए, खुद के लिए क्या है, अच्छी बात है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल अपने संपूर्ण दृष्टिकोण से देखें या समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये बात सही नहीं है। एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं वो बचत करने लग जाएं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिमांड की मात्रा घट जाएगी, उपभोग की मात्रा घटेगी। उपभोग कम होने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन में के अंदर कमी होना। प्रोडक्शन में कमी होने का मतलब क्या है कि जो वस्तुओं की सप्लाई है, इनकी उत्पादन है वो कम हो जाएगा और बेरोजगारी की मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। बेरोजगारी की मात्रा बढ़ने का मतलब है उपभोक्ता की आय का कम होना, और आय
का कम होने का मतलब है वापस डिमांड के अंदर कमी होना। कहने का मतलब क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है, एक व्यक्ति के लिए जो एक बात सही है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से या समष्टि के आधार पर अगर देखा जाए तो वो क्या है, गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो कमजोरियां थी, जो कमियां थी, इनको दूर करने के लिए ही समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, इसका विकास हुआ, उद्भव हुआ। दूसरी चीज, दूसरा जो रीजन माना जाता है वो क्या है, वो अपने देखते हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समष्टि अर्थशास्त्र के विकास या उद्भव के दृष्टिकोण से। तो अपने इसे देखते हैं। दूसरा जो रीजन माना जाता है कि 1929 से लेकर के 1933 तक का जो टाइम पीरियड है अर्थव्यवस्था के अंदर, 1929 से लेकर के 1933 तक का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, ये विश्वव्यापी मंदी का माना जाता है। यानी कि विश्वव्यापी मंदी इस दौरान आ गई थी या छा गई थी। ठीक है, 1929 से लेकर के 1933 तक जो विश्वव्यापी मंदी छा गई थी, जिसकी वजह से क्या समष्टि अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव या इसका जो विकास होना संभव हुआ। अब इसके अंदर कुछ मुख्य बातें हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के दूसरे रीजन को पढ़ने से पहले इसके लिए अपने कुछ बेसिक बातें हैं वो थोड़ी डिस्कस करनी जरूरी है। 1776 के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 से लेकर के 1929, 1776 से लेकर के 1939-40 तक का जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का समय माना जाता है। 1776 से लेकर के 1939 से लेकर 1940 तक का जो समय है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का माना जाता है। अब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा 1776 से लेकर 1939-40 तक तो उस विचारधारा ने सही कार्य किया, यानी कि जैसे उन्होंने विचार दिए उसी के अनुसार अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हुए, परिवर्तन हुए। जो भी उन्होंने बातें बताई वो अर्थव्यवस्था के अंदर घटित हुई। लेकिन 1933-29 के अंदर क्या हुआ, विश्वव्यापी मंदी छा गई। विश्वव्यापी मंदी छाने का रीजन क्या था कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा थी वो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगी, खंडित हो गई, यानी कि वो विचारधारा भंग हो गई। अब उस विचारधारा का भंग होने का रीजन क्या था और उस विचारधारा की जो मुख्य बातें थी वो कौन कौन सी थी, पहले अपने बातों की बात करते हैं इसके अंदर, यानी कि जो मुख्य बातें वो कौन सी थी। तो सबसे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूर्ण रोजगार होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। ऐसा किसका मानना था, 1776 से लेकर के जो 1929 तक के जो टाइम पीरियड के अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कहने का मतलब क्या है कि प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था में कभी भी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी चीज, डिमांड और सप्लाई दोनों चीजें क्या होती है, बराबर होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ऐसा विचार था कि जैसे ही किसी वस्तु की सप्लाई होती है यानी कि पूर्ति होती है, वैसे ही उसकी डिमांड उत्पन्न हो जाती है, और जिस मात्रा के अंदर वस्तुओं की सप्लाई होती है डिमांड भी उसी मात्रा में उनकी हो जाती है। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो कितनी हुई, 100 इकाइयां, तो उसकी डिमांड भी कितनी हो जाएगी, 100 इकाइयां। या मान लीजिए कि किसी वस्तु की सप्लाई कितनी इकाइयां हुई, 1000 इकाइयां, तो उसकी डिमांड भी कितनी हो जाएगी, 1000 इकाइयां। यानी कि डिमांड और सप्लाई में संतुलन हमेशा बना रहता है। ऐसा जो विचार था वो था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। डिमांड और सप्लाई के इक्वल रहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है।
ये दूसरा जो विचार था, दूसरी जो विचारधारा थी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो मुख्य रूप से दी। पहली क्या थी, पूर्ण रोजगार की, कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहता है, बेरोजगारी जैसी स्थिति नहीं आती है। दूसरा विचार क्या दिया कि डिमांड और सप्लाई दोनों चीजें क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के क्या रहती हैं, बराबर रहती है, जिससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तीसरी जो बात उन्होंने बताई वो क्या था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं, आर्थिक गतिविधियों की जो गतिशीलता है उसके अंदर किसी प्रकार का सरकार का कोई जो योगदान है वो नहीं होता है। ये जो तीनों मुख्य विचार दिए ये किसके थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के। अब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की ये जो विचारधारा थी, जो मुख्य रूप से तीन बातों के अंदर अपने मोटे रूप से पड़ी है, ये 1929 से लेकर के 1933 तक के जो टाइम पीरियड है इसके अंदर ये क्या होगी, भंग हो गई। यानी कि ये इस विचारधारा क्या होगी, एक तरह से इसने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के अंदर विश्वव्यापी मंदी छा गई। अब इस विश्वव्यापी मंदी के छाने का जो रीजन था वो क्या था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या माना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है, अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति होती तो विश्वव्यापी मंदी नहीं आती। दूसरी चीज डिमांड और सप्लाई यानी कि अति उत्पादन की समस्या आना, ये भी इसका विश्वव्यापी मंदी का आने का एक रीजन था। तीसरी चीज क्या थी कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं था, अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो अर्थव्यवस्था है वो किसके अंदर आ गई, मंदी की स्थिति में आ गई। अब समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्भव है वो विकास कैसे हुआ, इसके पीछे ये जो विचारधारा अपने डिटेल में पड़ी है ये कार्य करती है। अब अपने बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्भव है वो थोड़ा अपने देख लिया डिटेल के अंदर। अब अपने बात करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्भव है वो कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। 1936 के अंदर जॉन मेनार्ड किन्स की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 के अंदर जॉन मेनार्ड किन्स की, J.M. किन्स की पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब जो जॉन मेनार्ड किन्स की 1936 के अंदर जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो कौन सा समय था, विश्वव्यापी मंदी का ही समय था। क्योंकि अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि 1776 से लेकर के 1939 से लेकर के 1940 तक का जो टाइम पीरियड था ये किसका था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का। और इसी टाइम पीरियड के अंदर 1939 से लेकर के 40 के जो टाइम पीरियड है इसी के मध्य जॉन मेनार्ड किन्स की 1936 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब 1936 के अंदर जॉन मेनार्ड की जो बुक प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, इसके अंदर मुख्य रूप से जो 1929 की जो विश्वव्यापी मंदी थी, 1929 की जो विश्वव्यापी मंदी थी इसके ऊपर ही जो है फोकस किया गया, विचार दिए गए। 1929 की जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक के अंदर 1900 देखो विश्वव्यापी मंदी जो है कब छाई थी, 1929 के अंदर। और 1929 के अंदर जो विश्वव्यापी मंदी आई इसका रीजन क्या था, ये बात 1936 के अंदर जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक के अंदर बताई। अब उन्होंने क्या बताया था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अपनी तीन बातें पढ़ी थी, कौन कौन सी, पहली अपने पढ़ी थी पूर्ण रोजगार की, दूसरी अपने कौन सी पढ़ी थी, डिमांड और सप्लाई की यानी कि अति उत्पादन वाली, और तीसरी चीज कौन सी पढ़ी थी अपने, सरकारी हस्तक्षेप की। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार विश्वव्यापी मंदी छाने का रीजन क्या था कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की जगह पे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई, बेरोजगारी की। जब 1929 के अंदर बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई तब ये अपने व्यापक स्तर पर पहुंच गई थी। अमेरिका और यूरोप के अंदर ये 3% से बढ़कर कितने परसेंट तक हो गई थी, 25% तक।
अमेरिका और यूरोप के अंदर जो 1929 की विश्वव्यापी मंदी थी, इसके अंदर बेरोजगारी का लेवल जो है 3% से बढ़कर के 25% तक के जा पहुंचा। पूर्ण रोजगार की मान्यता किसकी थी? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की। लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो विचारधारा थी वो मंदी के समय क्या होगी? फेल होगी। यानी कि पूर्ण रोजगार के स्थान पर कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? बेरोजगारी की, और बेरोजगारी भी काफी बड़े स्तर पर फैल चुकी थी। दूसरी चीज जो अपने इसके अंदर देखी थी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की, वो क्या थी कि डिमांड और सप्लाई दोनों चीजें क्या रहती है? बराबर रहती है, यानी कि अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स के विचारधारा के अनुसार अगर देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्वल नहीं रहते हैं, यानी कि अति उत्पादन की समस्या किसी निश्चित समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पन्न होती है। डिमांड और सप्लाई के बीच में एक जो निश्चित गैप है वो रहता है। तीसरी चीज सरकारी हस्तक्षेप। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स ने 1929 की विश्वव्यापी मंदी के रीजन के ऊपर अपने ये विचार दिए कि विश्वव्यापी मंदी को दूर करने के लिए या मंदी या तेजी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। ये विचार किसने दिया था? जॉन मेनार्ड किन्स ने। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्भव है, जो जन्म है, वो विश्वव्यापी मंदी के ऊपर अपनी विचारधारा को लेकर 1936 के अंदर जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा किया गया। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स के विचार अनुसार क्या था कि अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का अगर हस्तक्षेप होगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी उतार चढ़ाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो मंदी से संबंधित है, चाहे वो तेजी से संबंधित है या किसी अन्य आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, उसको सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब अपने बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। अब अपने बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, इसकी बात करते हैं अपने। समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, जैसा कि शुरू के अंदर मैंने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका व्यापक स्तर पर गहन अध्ययन किया जाता है, व्यापक स्तर पर बड़ा अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत आता है इसके क्षेत्र को समझने के लिए वो है आय व रोजगार का सिद्धांत। आय व रोजगार का सिद्धांत। आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है आय व रोजगार का सिद्धांत। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय और रोजगार की जो संख्या है या मात्रा है इसका व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब आय व रोजगार के सिद्धांत को पढ़ने के लिए, जैसे कि अब आगे अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि ये गुणक, तवरक, ये जो एक्टिविटियां हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से जो है वो आय रोजगार के सिद्धांत को अपने अधिक विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर आती है, जो दूसरा क्षेत्र है वो है इसका सामान्य मूल्य स्तर। सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? ये मान लीजिए कि नॉर्मल प्राइस लेवल की लाइन है, यानी कि सामान्य मूल्य स्तर है। ये नॉर्मल जो प्राइस लाइन है, सामान्य मूल्य स्तर की जो रेखा है। अब इसके अंतर्गत अपने क्या देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, यानी कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये मंदी की स्थिति को बता रहा है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये जो है तेजी की स्थिति को बताता है। यानी कि किसी निश्चित समय बिंदु के अंदर क्या है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है।
तो इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर ना ज्यादा मंदी हो और ना ही बहुत ज्यादा क्या हो, तेजी हो, तो कैसे मंदी की स्थिति को तेजी की स्थिति की तरफ कन्वर्ट किया जाए और तेजी की स्थिति को मंदी की स्थिति यानी कि नॉर्मल प्राइस लेवल पर किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को कार्य करना चाहिए, ये सब बातें अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में। तीसरी जो बात आती है वो आती है आर्थिक नियोजन की। तीसरा जो अपना पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को समझने का, वो है आर्थिक नियोजन व आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन व आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक प्री प्लानिंग है और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है। आर्थिक नियोजन व आर्थिक विकास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन इन दोनों का संबंध किससे है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, यानी कि समष्टि स्तर से। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि किस प्रकार से जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका विकास किया जाए, कौन कौन सी पॉलिसियां बनाई जाए, या ऐसी कौन सी वर्तमान के अंदर जो पॉलिसियां चल रही है जिससे क्या है पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर, उनको कैसे कम किया जाए, हटाया जाए या रोका जाए, या आगे भविष्य के अंदर कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाए। इन सब बातों का जो संबंध है वो सारे का सारा किससे संबंधित होता है, समष्टि अर्थशास्त्र से, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से इसका संबंध होता है, जो कि समष्टि शास्त्र के क्षेत्र को काफी व्यापक यानी कि बड़ा करता है। चौथा पॉइंट आता है अपना व्यापार चक्रों का सिद्धांत। व्यापार चक्रों का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र व्यापारिक गतिविधियों के अंदर होने वाले उतार चढ़ावों को समझने में अर्थव्यवस्था के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि व्यापार के अंदर देखेंगे कि अपने हमेशा एक जैसी स्थिति बनी सदा नहीं बनी रहती। जैसे किसी व्यापारिक गतिविधि के अंदर हो सकता है किसी समय उस प्रॉफिट हो रहा हो और किसी समय उसके अंदर क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। तो व्यापार चक्रों के अंदर जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाए, यानी कि जो लॉस की स्थिति है उसको कैसे प्रॉफिट की स्थिति में कन्वर्ट किया जाए, और जो प्रॉफिट की स्थिति चल रही है उसको आगे लंबे समय तक के लिए, दीर्घकालीन समय तक के लिए कैसे आगे बनाए रखा जा सके, इस बात को समझने के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था के अंदर अपना योगदान देता है। अब व्यापार चक्रों को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जो एजेंसियां हैं या जो संगठन है वो कार्य करते हैं, जैसे कि आरबीआई बैंक हो गया, या आरबीआई बैंक की पॉलिसियां होगी कौन कौन सी, मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति, व राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करके व्यापार चक्रों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है। आगे अपना जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर एक मुख्य चीज आती है टीओटी, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें। यानी कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक देश की अर्थव्यवस्था को ऐसी कौन सी व्यापार की शर्तें अपनानी चाहिए या बनानी चाहिए जिससे उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े और उसको अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो जटिल व्याख्या है, काफी विस्तृत लेवल की जो व्याख्या है, बड़े पैमाने की जो व्याख्या है, उसको समझने में समष्टि अर्थशास्त्र अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। छठा जो पॉइंट है वो है आपका मुद्रा व बैंकिंग का सिद्धांत। मुद्रा व बैंकिंग का सिद्धांत। मुद्रा व बैंकिंग का सिद्धांत। देखिए, मुद्रा व बैंकिंग का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि एक भारत सरकार का जो मौद्रिक प्राधिकरण है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, तो मुद्रा की किसी निश्चित समय के अंदर कितनी मात्रा होनी चाहिए ताकि मंदी की स्थिति ना आए, या ऐसी कितनी मुद्रा की मात्रा होनी चाहिए जिससे क्या है तेजी की स्थिति बहुत ज्यादा भी ना बढ़ सके, यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो सामान्य मूल्य स्तर के इर्द गिर्द घूमती रहें। तो मुद्रा की कितनी मात्रा होनी चाहिए या बैंकिंग की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा कार्य ये किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है 7वां, राजस्व का सिद्धांत। राजस्व का सिद्धांत, राजस्व के सिद्धांत से संबंधित यानी कि रिवेन्यू का मतलब आय, इनकम। जैसा कि आपको पता है कि उत्पत्ति के बहुत सारे साधन होते हैं। अब उत्पत्ति के जो साधन हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया में तभी अपना योगदान देते हैं जब उनको उनके कार्य के बदले में कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलता है, अन्यथा वो अपना उत्पादन में अपना योगदान देना बंद कर देते हैं। तो राजस्व का जो सिद्धांत है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपने को बताता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं, चाहे वो भूमि है, चाहे वो पूंजी है, चाहे वो सासी है, चाहे कोई अन्य साधन है, उनको निश्चित स्तर पर या निश्चित प्रतिफल एक जो है लेवल के अनुसार वो मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है उत्पत्ति के साधनों में राजस्व का बंटवारा करने का कार्य करता है। लास्ट जो अपना पॉइंट है 8वां है समग्र का सिद्धांत। समग्र का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर जो अपना लास्ट पॉइंट है समग्र का सिद्धांत, यानी कि इसके अंदर टोटल जितनी भी यूनिट है, आर्थिक इकाइयां हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उनका व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। समग्र का मतलब होता है कुल, टोटल, सारा, यानी कि सभी इकाइयों को मिला करके, इंक्लूड करके, शामिल करके समष्टि अर्थशास्त्र में इसका जो है अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, ये तो अपने क्या है अभी 8 पॉइंट के माध्यम से अपने इसको पढ़ा है कि जो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा जटिल भी है और कठिन भी है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जितनी भी जो समस्याएं आती है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उन सब समस्याओं को हल करने के लिए जो है बहुत सारी अर्थव्यवस्था के अंदर पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो कि समय समय पर अपना कार्य करते हैं ताकि समष्टि अर्थशास्त्र की जटिलता को कम किया जा सके। धन्यवाद।